हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम फिर से हाजिर हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं पर्यावरण की पुस्तकें। तो आज जिस पुस्तक का जिक्र हम करने जा रहे हैं और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और वो किताब क्यों पढ़ी जानी चाहिए, उसमें क्या ऐसी खास बात है, उसके बारे में बातें करेंगे। वो किताब है पी साईनाथ साहब की। ये देखिए किताब है, ये किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसे लिखने वाले के बारे में हम बात करते हैं और ये किताब किस बारे में है ये बात करते हैं। तो इसे लिखा है पी साईनाथ साहब ने। पी साईनाथ कौन है? ये चेन्नई के रहने वाले एक पत्रकार हैं और आज़ाद भारत में ग्रामीण भारत को दिखाने वाले, रूरल इंडिया को दिखाने वाले सबसे अच्छे पत्रकारों में अभी 70 सालों में से एक हैं ये। इसके पहले अभी जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है पारी, पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, इसके पहले ये द हिंदू अखबार में काम किया करते थे और ये रूरल इंडिया के एडिटर हुआ करते थे। खेती किसानी या फिर ग्रामीण भारत की सच्चाइयों को दिखाते थे, उससे जुड़ी हुई खबरें दिखाते थे और मेन स्ट्रीम मीडिया के शायद पहले और अंतिम एडिटर थे ये, जिन्होंने कि रूरल मीडिया की खबरों को एक किसी इवेंट की तरह नहीं और एक किसी प्रतिक्रिया की तरह नहीं या एक घटना परिघटना की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य दिनों की तरह, जिस तरह हम शहरों की खबरें देखते हैं उस तरीके से इन्होंने ग्रामीण भारत की खबरों को दिखाया। मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। इसके अलावा देश और विदेश के बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। बहुत जाने माने लेखक हैं और बहुत ही शानदार काम है इनका। यदि आपको ग्रामीण भारत को समझना है, अगर आपको समझना है कि असली खबर क्या होती है, ईमानदार खबर क्या होती है, तो शोरगुल से दूर इनका एक बहुत ही लंबा काम है। लगभग ये 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अभी भी ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस किताब की। तो ये किताब है भारत के जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या फिर आर्थिक रूप से या स्वास्थ्य के रूप से, शिक्षा के रूप से सबसे ज़्यादा जो पिछड़े ज़िले हैं, उन पिछड़े ज़िलों की ये कहानी है। उसकी स्टोरी नहीं है बल्कि ये रिपोर्ट है। एक तरीके से इस पे लिखा है इन्होंने स्टोरी, ये दरअसल उसकी रिपोर्ट है। ये ज़िले कौन से हैं इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस किताब की जो भूमिका लिखी गई है, वो भूमिका लिखी है इस किताब की गोपाल कृष्ण गांधी साहब ने। गोपाल कृष्ण गांधी साहब ने बहुत ही शानदार भूमिका लिखी है और इसमें इन्होंने 2 फिल्मों का भी जिक्र किया है। एक फिल्म है मदर इंडिया, जिस वर्ष पी साईनाथ साहब का जन्म हुआ उसी साल ये फिल्म रिलीज हुई थी और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से भारत एक शहरी भारत है और एक ग्रामीण भारत है, जो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। दूसरी फिल्म जो जिक्र हुआ है वो एक फिल्म है सन ऑफ इंडिया, और सन ऑफ इंडिया फिल्म जब रिलीज हुई तो पी साईनाथ साहब उस समय 5 साल के थे और उस फिल्म में एक गाना है आज की ताज़ा खबर, और वो बेहद शानदार गाना है। आप उस गाने को सुनिए, आप देखेंगे कि वो गाना आपको लगेगा कि आज के लिए भी गाया गया है और आप ये भी महसूस कर सकेंगे कि हो सकता है कि ये गाना आप 50 साल बाद सुने तो भी आपको नया ही लगे। तो फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया और गाने का नाम है आज की ताज़ा खबर। इसके बाद ये पुस्तक शुरू होती है और एक और रुचिकर बात इस किताब के शुरू होने के पहले मैं आपको बताऊं, इस किताब का नाम कैसे पड़ा। इस किताब का जो हिंदी अनुवाद है उस किताब का नाम है तीसरी फसल। वो किताब भी उसी समय रिलीज हुई जिस समय की ये हुई, उसके 2 साल बाद आ गई, उसका अनुवाद था। लेकिन वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है, जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन लाइब्रेरीज वगैरह में आपको मिल जाएगी। मैंने किसी लाइब्रेरी से उसे लेकर पढ़ा भी था, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ, और उसके कुछ चीज़ें मैंने नोट भी की। तो तीसरी फसल या फिर ये एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट, इसका नाम इस तरीके से पड़ा कि जब ये आज के झारखंड में और उस समय के बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था पलामू, आज भी है झारखंड में। तो उस पलामू डिस्ट्रिक्ट में जब पी साईनाथ साहब कवरेज कर रहे थे इन पिछड़े इलाकों की, तो उसमें उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि सूखा जो है वो तीसरी फसल है। तो उन्होंने कहा कि मैंने रबी का नाम सुना था, मैंने खरीफ का नाम सुना था, ये तीसरी फसल क्या होती है।
तो उसने कहा कि सूखा है तीसरी फसल। किस तरीके से तीसरी फसल है कि जिस साल भी सूखा पड़ता है उस साल सभी लोग मालामाल हो जाते हैं। वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, उसके अलावा वहाँ से आने वाले जो अधिकारी हैं, बीडीओ वगैरह हैं, या वहाँ के जो ज़मींदार हैं, वो सारे लोग मालामाल हो जाते हैं। तो ये उनके लिए एक फसल की तरह है। और सूखे से जो सबसे वंचित या गरीब वर्ग है उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको फ़ायदा होता है। तो वहाँ से ये नाम आया तीसरी फसल, और उस पे ही हिंदी की जो अनुवाद है इस किताब की वो इसी के नाम पे रखा गया है। इसके बाद ये होती है कहानी शुरू। अब ये जो किताब है मैं आपको पहले बता दूं कि ये किस तरीके से बटी हुई है चैप्टर्स में। इसके चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो दरअसल एक चैप्टर बनाया है उन्होंने और उसके अंतर्गत कई सारी रिपोर्ट्स को अपने शामिल किया है। तो ये जो चैप्टर है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ताकि क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो श्रोता हैं वो हिंदी के हैं और मुख्यतः हमारा चैनल जो है हिंदी में ही काम करता है, तो इसलिए मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। पहला है वही रफ्तार बेढंगी। दूसरा, जो रिश्ते हुए नीचे पहुँचता है करोड़ों के लिए स्वास्थ्य। तीसरा, शिक्षा की अलबेली चाल। चौथा, और विनम्र धरती ही का वारिस होगा। हाशिए पर टिकी जिंदगी। फिर अगला, फिर देनदार लेनदार और कर्ज देने वालों का गिरोह। फिर एक चैप्टर है अपराध लेकिन कोई दंड नहीं, निशाना गरीबों पर। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ चरित्र। फिर है तीसरी फसल, पानी की समस्या वास्तविक और कृत्रिम। खुद अपने हथियारों से जब गरीब जवाबी हमला करता है, ये अंतिम चैप्टर। तो ये इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे छोटे छोटे रिपोर्ट्स हैं। उस रिपोर्ट्स के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये किताब पढ़नी क्यों ज़रूरी है, इस किताब का आखिर महत्व क्या है, महिमा क्या है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ये शुरू करें किताब को समझना और इसे रिव्यू करना एक तरीके से, ये इसलिए ज़रूरी है कि किताब लिखी गई 1992-1993 में, 1992-93 में। उस समय वो दौर था जब उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन भारत में तुरंत ही लागू किया था। मनमोहन सिंह साहब ने, उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, आप जानते हैं। और उस समय आप बड़े तौर पे तथाकथित आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। तो ये किताब एक तरीके से उस समय का दस्तावेज है कि उस समय क्या स्थिति हुई जब आर्थिक सुधार लागू किए गए और ये ढिंढोरा पीटा गया कि इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक डेवलपमेंट हो रही है। तो उस डेवलपमेंट का एक असर ये भी हुआ जो ये किताब बताती है, और वो असर आज कितना भयावह हो चुका है। हम ये किताब जब पढ़ेंगे, आज के लगभग ये 30 साल पहले की किताब है, तो हम देखेंगे कि वो आज कितना वो समस्या बढ़ चुकी है, घट चुकी है, क्या हुआ उसके साथ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये किताब किसी भी इसमें जो समस्याएं या रिपोर्ट्स बताई गई हैं उसे घटना की तरह नहीं देखती है। पी साईनाथ साहब बार बार कहते हैं कि हम अक्सर अकाल को या बाढ़ को या खनन से हुए विस्थापन को या गरीबी को हम एक घटना के रूप में देखते हैं, जबकि वो एक घटना नहीं है, वो एक पूरी प्रक्रिया है। और हम पूरी प्रक्रिया देखना नहीं चाहते हैं। और देखना हम क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन टाइम बहुत कम है। तो इस समय जो पत्रकारिता होती है, बेशक वो चाहे ग्रामीण पत्रकारिता ही क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी में होती है। आप जाते हैं किसी जगह पे और 2 घंटे 4 घंटे या एक दिन बिताते हैं और आप अपनी रिपोर्ट लिख के वापस आ जाते हैं। लेकिन ये वो दौर था, और इनके जैसे और भी जो पत्रकार हुआ करते थे, फिर वो चाहे अनिल अग्रवाल साहब हों या अनुपम मिश्र जी हों, या फिर अभी आज के दौर में अगर हम देखें 10-15 साल पहले सोपान जोशी जैसे व्यक्ति हों, तो वो लोग काफ़ी वक्त बिताते थे जिस जगह भी जाते थे, और वहाँ से वो ऐसी जानकारियाँ निकालते थे जो जानकारियाँ एक आम पत्रकार को जो 2-4 घंटे में जाएगा उसे हासिल नहीं होती हैं। वो वहाँ पे समय देते थे, और जब आप समय देते हो तो आप सिर्फ घटना को नहीं देखते हो, उस घटना के पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है
जैसे एक छोटी सी लड़की अगर उड़ीसा में गरीबी के कारण बिक गई, या उसकी माँ ने उसे बेच दिया, या किसी ने आत्महत्या कर ली, या कुछ भी हो गया, तो उस घटना के पीछे पूरी प्रक्रिया होती है कि उस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति घटना तक पहुंचता है, वो करने को मजबूर होता है। तो उस प्रक्रिया पे दरअसल हम पहुंच ही नहीं पाते। तो एक दूसरी चीज़ तो ये है। तीसरी चीज़ क्या है कि ग्रामीण भारत को किस तरीके से आज़ादी के बाद अनदेखा किया गया है, उसकी ये बहुत ही शानदार एक किताब है। और बिना उस तरह के समाज को समझे हुए, बिना वहाँ की विविधताओं को समझे हुए, बिना व्यवहारिक समस्याओं और चुनौतियों को समझे हुए योजनाएं लागू की गई। उन योजनाओं का लाभ जिन्हें मिलना था उन्हें और ज़्यादा नुकसान हुआ, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था लाभ, उन्हें उससे फ़ायदा मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। इस मामले में ये किताब बहुत ही अद्वितीय है, बिल्कुल अलग किताब है। तो आइए शुरू करते हैं और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से ज़िले लिए गए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊं, इस किताब में जब मैं पढ़ते हुए मुझे मिला कि इसमें उत्तर प्रदेश के भी 2 ज़िले शामिल थे। और अंत में चूँकि टाइम्स ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप पे ये पी साईनाथ साहब ने ये किताब लिखी, तो अंत में कुछ उनका शायद समय ज़्यादा बढ़ गया या फिर समय समाप्त हो गया, उसकी वजह से उन ज़िलों में दोनों में वो काम नहीं कर सके, और उन ज़िलों का नाम भी मुझे नहीं पता चल पाया। तो ये एक दुखद बात थी, चूँकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो अगर वहाँ पे करते तो ये समझने का हमें मौका मिलता कि उत्तर प्रदेश में कौन से वो ज़िले थे और वहाँ पे किस तरह की समस्याएं थी। खैर, तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला जो चैप्टर है इसका, ये बात करता है बेतुकेपन की, सरकारी बेतुकापन, बिना अपने समाज को समझे उस समाज के उत्थान की योजनाएं बनाना, और फिर वो योजनाएं बिल्कुल धाराशायी हो जाती हैं। क्योंकि हमारा जो परीक्षा का सिस्टम है और जो हमारे अफसरी का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा केंद्रीकृत है कि दिल्ली से या फिर उस राज्यों की राजधानियों से लोग जाते हैं और अपना किताबी ज्ञान उस स्थानीय समाज पर थोपते हैं, जहाँ का व्यवहारिक ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं होता, जहाँ व्यवहारिक सच्चाई उन्हें पता नहीं होती, और फिर वो ज्ञान, उसका भुगतान उन स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। तो इसी तरह की घटना है, ये घटना है नवापाड़ा की, और बहुत ही गरीब इलाका है आज भी, आप अगर देखेंगे तो। नवापाड़ा की ये पहली घटना है। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है वही रफ्तार बेढंगी। नवापाड़ा में पहला चैप्टर है, आए थे नस्ल सुधारने पर। मतलब ये कहानी है दरअसल एक मवेशी की, एक गाय की नस्ल की। वहाँ पे वो विदेशी नस्ल ले आते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि आप अपनी नस्ल की गाय मत रखो, अपने बैलों को मत रखो, और हम आपको जो सीमन दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करो, उससे आपकी नस्लें बेहतर हो जाएंगी। और दरअसल वो होता नहीं है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से होती नहीं है कि उनकी नस्ल बेहतर हो, और ये योजना पूरी तरह से चौपट हो जाती है। और वो जिस स्थिति में वहाँ के लोग थे नवापाड़ा के, वो उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो इस ज़िले का आप नाम समझ सकते हैं नवापाड़ा, उड़ीसा का। दूसरा इसी में चैप्टर में से सब चैप्टर है जो सरगुजा। सरगुजा इस समय छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे बहुत सारा माइनिंग वगैरह का काम होता रहता है। नक्सल गतिविधियाँ भी पिछले 10-15-20 साल पहले यहाँ पे पनपी, और यहाँ की ये कहानी है। यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, जाहिर है, क्योंकि जंगली इलाका है, और उसकी ये कहानी है। ठीक वही चीज़ कि सरकार किस तरीके से चीज़ों को नहीं समझती है, और ठेके के नाम पर लाभ के लिए चीज़ें आती हैं, और फिर वो चीज़ें स्थानीय स्तर पर नहीं लागू हो पाती हैं। फिर आपको बेतुकापन दिखेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि रामदास कोरवा एक व्यक्ति होते हैं जो आदिवासी हैं, उनके घर पे एक सड़क बनाने की बात होती है, और वो सड़क जो है बनती तो उनके नाम पर है, लेकिन उनको उस सड़क की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें पानी की ज़रूरत है। दरअसल वहाँ का पानी ख़राब है, और वो सड़क भी चूँकि उसकी जो लंबाई निश्चित की गई होती है सरकार की तरफ से, वो निश्चित की गई होती है कि आप इतनी ही लंबी सड़क बन सकती है, वो सड़क वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, और वो पूरा उनका इकोलॉजी चौपट हो जाता है, उससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है।
और जो मुख्यतः वो सड़क बनाई गई रहती है जिस भी आदिवासियों के लिए, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाती। तो उसकी ये कहानी है पूरी तरह से। और इसमें कई सारी अच्छी लाइनें मुझे देखने को मिलती हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। देखिए इसमें एक लिखा है कि आप स्विमिंग पूल बनवाएं या बंगला, बस इसे आदिवासी विकास के नाम पर करिए। तो जो पैसा आता है चूँकि वो आदिवासियों के नाम पे आता है, तो इसलिए ये सरगुजा की कहानी है। इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो रिसोर्स कर्स, एक अमिताभ घोष आप जानते होंगे, दुनिया के जाने माने राइटर हैं और इस समय क्लाइमेट पे वो बहुत कुछ लिखते हैं अमिताभ घोष साहब। तो उन्होंने एक, उनकी नई किताब आई है, उसमें उन्होंने एक रिसोर्स कर्स का एक उदाहरण दिया। रिसोर्स कर्स मतलब क्या हुआ कि संसाधन जिस जगह है वो एक तरीके से उसके लिए श्राप है। जैसे कि आप मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में देख सकते हैं कि उसके चलते उन पर आक्रमण हुए, या भारत में आप देख लीजिए, भारत में जो भी जगह प्राकृतिक संसाधनों में सबसे ज़्यादा समृद्ध है उस जगह पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि वहाँ के संसाधनों का लाभ वहाँ के स्थानीय लोगों को मिल नहीं पाता है। तो ये जहाँ की भी कहानियाँ बता रहे हैं, जैसे अभी बात होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम चलाएं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो भारत में अभी कुल जितनी बिजली पैदा होती है उस बिजली का 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोयले से पैदा होता है। और वो कोयला कहाँ से आता है? वो कोयला झारखंड से आता है, वो कोयला उड़ीसा से आता है, वो कोयला सोनभद्र से आता है, सिंगरौली से आता है। तो मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि एक बार मैं जब छोटा था और मैं झारखंड गया था, तो वहाँ पे बिल्कुल काला काला छोटा छोटा धूल का कण हमेशा उड़ता रहता था। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आज हम समझते हैं बड़े शहरों में, उससे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पिछले 50 सालों से है। लेकिन वहाँ का सारा कोयला आता है बड़े शहरों में और उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती है, फिर उस पर 0 एमिशन लिखा होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो उस कहानी से आप इस कहानी को जोड़ सकते हैं कि रिसोर्स कर्स जो है वो क्या है कि जहाँ संसाधन है वो उनके लिए अभिशाप बन गया है। उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है, अपना संस्कृति छोड़ना पड़ता है, अपने परंपरागत ज्ञान को छोड़ के नया ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, और जिसके लिए कि उनके पास न स्कूल है, न उनके इलाज के लिए कोई आधुनिक चिकित्सालय वगैरह, अस्पताल वगैरह है। तो ये समस्या आती है। इसके बाद जो अगला चैप्टर इसमें दिखता है ये भी मल्कानगिरी का है। मल्कानगिरी में एक नए तरीके की समस्या आती है। यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं जिनके भाई को सरकार कहती है कि आप आदिवासी हैं, लेकिन उनको कहती है कि आप आदिवासी नहीं हैं, क्योंकि उनके नाम में धुरुआ उनका नाम है, एन कहीं छूट गया है या ओ छूट गया है। तो वो कहते हैं कि आपके नाम की जो स्पेलिंग है उसकी वजह से हमारा जो सरकारी कागज़ है, आंकड़ा है, उसके अनुसार आप आदिवासी नहीं हैं, आपका भाई आदिवासी है। तो इस तरह की पूरी समस्या है और वहाँ पे बहुत दिन उन्हें लग जाते हैं इसमें लड़ते लड़ते, फिर उन्हें जो है सफलता मिलती है। तो ये 3 कहानियाँ थी पहले चैप्टर्स की, जिसमें कि वो बताते हैं कि सरकारी बेतुकापन किस तरीके से काम करता है। अब दूसरा चैप्टर है, इसमें भी कई सारे सब चैप्टर्स हैं। दूसरा चैप्टर है जो रिश्ते हुए नीचे पहुँचता है, करोड़ों के लिए स्वास्थ्य। तो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है द ट्रिकल अप एंड डाउन थ्योरी और हेल्थ फॉर मिलियंस। ये जाहिर है कि स्वास्थ्य के बारे में है और ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य के बारे में है। ये जो है पहला चैप्टर इसमें जो है वो प्लेग के बारे में है। और आप ये चैप्टर पढ़ते हुए इस समय आपको महसूस होगा कि अभी भी जो महामारी आई हुई है, जो कोरोना, उसके बारे में भी इसमें से काफ़ी बातें सही हैं। तो ये जो चैप्टर शुरू होता है मैं उसका हिंदी आपको तर्जुमा बताता हूँ। 1994 के प्लेग के साथ दरअसल समस्या यह थी कि दूसरी अन्य अनेक बीमारियों के विपरीत इसने गांव में फैलने और वहीं डेरा डालने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इसने खुद को शहर की गंदी बस्तियों तक भी सीमित नहीं रखा। प्लेग के कीटाणुओं में वर्ग के आधार पर भेदभाव करने की आदत नहीं होती। अभी ऐसे तरीके नहीं ढूंढे जा सके हैं
जिनसे दक्षिण बम्बई या दक्षिणी दिल्ली के अभिजात्य इलाकों में उनका प्रवेश रोका जा सके। सबसे बुरी बात तो यह है कि वे हवाई जहाज़ में चढ़ सकते हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करते हुए न्यूयॉर्क तक पहुंच सकते हैं। इस खतरे से बहुत सारे सुंदर लोग भी दहशत महसूस करने लगे थे। एक बड़ी आबादी के सामने आसन्न खतरे को देखकर ही हमारे यहाँ के मीडिया ने इस बीमारी को ज़बरदस्त कवरेज दिया। तो ये जो कहानी है ये प्लेग के उदाहरण से शुरू होती है और आप ये कोरोना में भी देखेंगे। और ये बताते हैं कि प्लेग जो है दरअसल वो गरीबों की सिर्फ बीमारी नहीं रही और न ग्रामीणों की रही और न तो शहर में गंदी बस्तियां जो अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी है, जो लोग शहरों को जिंदा रखते हैं, चलाते हैं, उनकी भी बीमारी नहीं रही। ये बीमारी सबकी हो गई। तो जब ये बीमारी सबकी हो गई तो जाहिर है कि अभिजात्य तबका भी इसके चपेट में आ गया। और इसके बाद ये बात अपनी कहनी शुरू करते हैं और ये बताते हैं कि इस देश में प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चे डायरिया से मरते हैं। आप कह सकते हैं कि इस बीमारी से हर 3 मिनट में एक मौत होती है। प्लेग से मरने वालों के मुकाबले यह संख्या 30,000 गुनी ज़्यादा है। तो ये दरअसल बताते हैं कि जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जाती हैं और जिसका इलाज संभव है, प्लेग के इलाज में देरी हो सकती है, उसका इलाज कठिन है, लेकिन अभी भी, और ये बात याद रखिए कि ये 1992 की किताब है, लेकिन आज भी उसके 30 वर्ष बाद भी ऐसी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं इससे मरने वाले लोगों की जो तादाद है वो लाखों में नहीं है, 10 लाखों, मिलियंस में है। जो छोटे रोग हैं, टीबी है या फिर डायरिया है या फिर मलेरिया है, इस तरह के रोग जो हैं। और इसके बाद से ये सब कुछ शुरू होता है। इसमें इन्होंने रिपोर्ट्स बताई हैं कि किस तरीके से प्रति व्यक्ति जो डॉक्टर्स की उपलब्धता है वो भारत में कितनी कम है। और इन्होंने एक और ख़ास बात बताई है कि डॉक्टर भारत देश में नर्सों से ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं हर वर्ष पढ़ के। यानी कि एक वर्ष में जो छात्र डॉक्टरी पढ़ते हैं उसके बजाय एक वर्ष में जो छात्र नर्स की पढ़ाई करते हैं वो काफ़ी कम है, नर्सों की कमी है। यह आंकड़ा भी उसी समय का है। उसके बाद काफ़ी कुछ सुधार भी देखने को मिला, हालांकि अभी भी पर्याप्त मात्रा में नर्सें और डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। और पहले रिपोर्ट के बाद जो ज़िला इन्होंने चूज़ किया उस अपने रिपोर्ट लिखने के लिए स्वास्थ्य की, वो चूज़ किया ब्राह्मणी, पलामू, बिहार। उस समय पलामू, जैसा कि मैंने बताया, बिहार में था, आज वो झारखंड में है। और उसके बारे में उन्होंने लिखा कि किस तरीके से झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं उनके सहारे एक बहुत बड़े भाग की, और विशेष तौर पर जो अगर आप बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, झारखंड, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा इलाका और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका है, जो इस समय छत्तीसगढ़ का इलाका है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य की उपेक्षा हुई है। और स्वास्थ्य सिर्फ और आज भी सिर्फ और सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर है। और वो लोग समझते हैं कि ये स्वाभाविक है, जबकि ये स्वाभाविक नहीं है, इसका निदान हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे शायद लोगों ने अपनी नियति मान लिया है। तो ये बताते हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी देखा है ये चीज़, कि जो भी रोग हो आपको, डॉक्टर के पास कुछ सीमित दवाइयाँ होती हैं, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, और वो वही दवाइयाँ देते हैं उन्हें। उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, जिसमें इन्होंने बार बार ये चीज़ लिखा है पी साईनाथ साहब ने। और कुछ एक जो टैबलेट्स होते हैं वो दे देते हैं। शहर का मिडिल क्लास है या जो शहरी लोग हैं वो कई बार ये समझने में भूल कर देते हैं। वो कहते हैं कि झोला छाप या अंधविश्वास के चक्कर में ग्रामीण लोग रहते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि उनके पास विकल्प ही नहीं है। अब अगर आप शहर से 40 किलोमीटर दूर आपका घर है और अगर आपको अचानक ही किसी दवा की ज़रूरत हो तो आपके पास विकल्प बचता नहीं है। तो ये कहानी, ये जो रिपोर्ट है वो पलामू की है, डॉक्टर विश्वास और पलामू की दवा का स्वाद। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। दूसरा दिस्सारी की कहानी है, और ये कहानी है मलकानगिरी, उड़ीसा की। मलकानगिरी बहुत ही उस समय के पिछड़े और आदिवासी इलाकों में आता है।
तो वहाँ पर जाहिर है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही ख़राब हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और रुचिकर तरीके से उन्होंने रखा है, और इस कहानी में ट्रेजेडी भी है और आप देखेंगे अंधविश्वास भी है, और ट्रेजेडी से हास्य भी पैदा होता है, तो हास्य भी आपको दिखेगा। आप किस तरह देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यहाँ पे वो कहानी सुनाते हैं मुर्गे की, और मुर्गे को काट करके और वहाँ पे जो तांत्रिक होते हैं वो इलाज करते हैं और किस तरीके से उसका खून गिराते हैं नदी में, और जो है किस तरीके से सरकारें प्रयोग कर रही हैं वहाँ। तो एक इसमें और पक्ष है, वो पक्ष है पारंपरिक जो चिकित्सा है वहाँ की, उड़ीसा के आदिवासियों की। तो ये सारे पक्षों पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बात अपनी रखी है, और आज भी आप देखेंगे तो ये काफ़ी बातें आपको दिखाई दे देंगी। तीसरा जो इसमें चैप्टर है, सब चैप्टर स्वास्थ्य के अंदर, वो है नवापाड़ा और मलकानगिरी। यहाँ पे मलेरिया की दिक्कत, वही जैसा कि मैंने बताया कि मामूली रोगों से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। तो मलेरिया की इसमें बात है, और ये बात हो रही है 1992-93 की, और उस समय सरकार ये कह रही है कि सन 2000 तक मलेरिया ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, लेकिन अभी भी मलेरिया पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हुआ। तो वहाँ पे मलेरिया की दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि कुछ तो पारंपरिक रूप से समस्या है, दूसरी समस्या ये है कि कई जगह पे खुदाई वगैरह हुई है, माइनिंग हुई है, उसमें पानी भर गया है, उसकी वजह से दिक्कत है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल है। तो ये भी चीज़ देखने की है। और इसके बाद ये जो चैप्टर है स्वास्थ्य का, ये ख़त्म हो जाता है। और इन 3 चैप्टरों में जो आपको भयावह स्थिति देखने को मिलेगी ग्रामीण भारत की, मैं कह सकता हूँ कि आज भी वो स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली हो या दवाओं की उपलब्धता हो, डॉक्टरों की उपलब्धता हो, नर्सों की उपलब्धता हो, ये इतनी ज़्यादा भयावह है। बीमारू राज्य कहे जाते थे जो जिन राज्यों का इसमें वर्णन किया गया, आज भी इन राज्यों में इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति है कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उत्तरी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं, और आपको ये स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये था दोस्तों दूसरा चैप्टर, और अब इसका तीसरा चैप्टर, इसकी बात हम करेंगे स्वास्थ्य के बाद शिक्षा। और शिक्षा के लिए इन्होंने हिंदी में जो चैप्टर लिखा है, शिक्षा की अलबेली चाल। अगर इंग्लिश वाले की बात करें तो दिस इज़ द वे वी गो टू स्कूल, गेटिंग एजुकेटेड इन रूरल इंडिया। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि जो शिक्षा है उसमें ग्रामीण मूल्य जो है, जो गांव में मूल्य सिखाए जाते हैं, उन पारंपरिक मूल्यों का शहरी शिक्षा में कोई जगह है नहीं। और वो मूल्य सीख के गांव के लोग आते हैं, उनके पास आधुनिक शिक्षा जिसको आजकल कहा जाता है तथाकथित, उसका बेहद अभाव होता है, और उन लोगों को इस वैश्वीकरण के दौर में शहरों में सर्वाइव करना होता है। तो एक जगह का मूल्य लेकर आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बेहद कठिनाई होती है, उस हिसाब से आपको नए मूल्य सीखने पड़ते हैं, और एक जगह के मूल्य दूसरी जगह के हिसाब से विरोधाभासी भी कई बार हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, शिक्षा का मूल लक्ष्य ये है कि वह समाज में समता पैदा करे, समाज के अंदर बराबरी लाए, समाज के अंदर ऊंच नीच भेदभाव की भावनाओं को समाप्त करे, समाज के अंदर न्याय संगत भावना का निर्माण करे, न्याय के भाव का निर्माण करे, बराबरी का निर्माण करे। लेकिन यदि शिक्षा के अंदर डिस्पैरिटी होगी, भेदभाव होगा, अगर शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं होगी, एक ही देश में किसी एक क्षेत्र को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और उसी देश में किसी एक क्षेत्र को बहुत खराब शिक्षा मिलेगी, तो शिक्षा बराबरी की जगह भेदभाव पैदा करेगी, वो समता की जगह असमता लाएगी। और एक पीढ़ी के अंतर्गत जो गैप है, जैसे कि आज के ग्रामीण भारत और शहरी भारत में जो गैप है, इस गैप को और ज़्यादा गहरा करेगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आज के 30 साल पहले जो शिक्षा की स्थिति थी गांव में, आज उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, और आज जो स्थिति है उसकी वजह से क्या होगा। तो जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और जो कॉलेज की शिक्षा की असमता है,
जो लोगों के अंदर असमानता है शिक्षा को लेकर, वो असमानता विषमता पैदा करती है। अल्टीमेटली उनके अंदर भेदभाव पैदा करती है। एक व्यक्ति जो कि शुरू से ही डांस सीख रहा है, शुरू से ही म्यूज़िक सीख रहा है, शुरू से ही वो तरह तरह क्राफ्ट वगैरह सीख रहा है, कई तरह की भाषाएं सीख रहा है, और एक व्यक्ति जो गांव के अपने मूल्य लेके आ रहा है शिक्षा के, तो जाहिर है कि अगर एक ही तरीके का कंपटीशन उन दोनों को देना है, एक ही तरह की प्रतिस्पर्धा के माहौल में उन्हें घुसना है, तो गांव वाले को समस्या होगी। और इसी के बारे में ये पूरा इनका चैप्टर है। इसमें जो जिले लिए गए हैं मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। इसमें जो पहला जिला इन्होंने लिया है, ये जिला है गोड्डा बिहार। दूसरा यहाँ पे बताया है उन्होंने कि किस तरीके से बहुत भयावह स्थिति है जो सरकारी स्कूल वगैरह है उनकी। और उन्होंने कहा है कि ये भी संभव है कि, और ये मैं कह सकता हूँ सरकारी स्कूलों के बारे में, एक लाइन उन्होंने लिखा है कि ऐसा संभव है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से कम शिक्षा मिले। तो ये जो राज्य हैं वहाँ जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है, जिन जिलों के बारे में, ऐसा हो सकता है कि पहले 1980 में या 1970 में या 1985 में शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा थी विशेष तौर पर, वो आज से बेहतर स्थिति में थी। उस समय कॉलेजों में थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी, कुछ लोग पढ़ते थे। इस समय सरकारी जो शिक्षा थी वो बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। 1992-93 की बात हो रही, और आज भी बहुत ज़्यादा स्थिति सुधरी नहीं है। दूसरा जो जिला लिया है इन्होंने, अलीराजपुर झाबुआ मध्य प्रदेश। अलीराजपुर झाबुआ मध्य प्रदेश का जिला है। यहाँ पे इन्होंने बताया है। और विभागों के अध्यक्ष, ये उच्च शिक्षा किस तरीके के पाखंड करती है इस देश में, उससे संबंधित ये चैप्टर है कि उच्च शिक्षा में किस तरह की धांधलियाँ होती हैं, किस तरीके से उसका जो लक्ष्य है, जो सरकारी लक्ष्य है या जो संवैधानिक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में उच्च शिक्षा किस तरीके से असफल हो जाती है, और किस तरह उसमें लोग सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन वगैरह पे ध्यान देते हैं, उस चीज़ के बारे में है ये। तीसरा जो चैप्टर है वो है कोरापुट उड़ीसा। एग्जैक्ट जो जगह है वो है नंदापुर। तो ये है तीसरा चैप्टर, जहाँ छात्र ही अध्यापक होना चाहते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है कि वहाँ पे छात्र जो है, अध्यापक की संख्या है नहीं बिल्कुल भी, और छात्र जो है परेशान है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली चौपट हो गई है। तो ये आप पढ़ेंगे उस समय के हिसाब से तो आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है जिसके कारण ये घटनाएं हुई, तो उस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। तो ये इसके 3 चैप्टर्स थे, और इसके साथ ही जो शिक्षा का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, ये समाप्त होता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों जो इसका अगला चैप्टर है वो है और विनम्र ही इस धरती का वारिस होगा, जब तक कोई परियोजना शुरू नहीं होती। इसके नीचे जो उन्होंने टाइटल के नीचे सब टाइटल लिखा है। ये चैप्टर है दोस्तों विस्थापन के बारे में, और आदिवासी इलाकों में या जंगलों में जो जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और ये आज़ादी के बाद की ही बात जो चीज़ें शुरू होती हैं उसके बारे में है पूरा। ये चैप्टर शुरू होता है और इसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, और इससे आप समझ पाएंगे कि क्या परिस्थिति है। कल्पना कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की समूची आबादी अपने घरों से निकालकर बाहर की जाए। 1,80,00,000 लोग अपने ज़मीन से बेदखल कर दिए जाएं और उनसे उनके मकान खाली करा लिए जाएं। आजीविका से वंचित होकर वे बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएं। परिवार में आए बिखराव से वे सामुदायिक बंधन भी चरमरा उठें। अपने अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधनों से अलग थलग किए जाने के बाद ज़मीन से उखड़े इन लोगों से इनके इतिहास, परंपराओं और संस्कृति को छीन लिया जाए। मुमकिन है कि उनको खाने के लिए भी ऐसी चीज़ें मिले जिनसे उनका कभी परिचय न रहा हो। फिर इन्हें बीमारी और मृत्यु की उच्च दर तथा आय और शिक्षा के निम्न दर का सामना करना पड़े। इसके साथ ही बेरोजगारी, भेदभाव और निम्न सामाजिक हैसियत को झेलना पड़े। मज़े की बात यह है कि यह सारा कुछ विकास के नाम पर किया जाए और इस प्रक्रिया के शिकार लोगों को विकास का लाभ पाने वाला बताया जाए।
लगता है न कि कोई यह कहानी है, लेकिन ऐसा भारत में हुआ है। और ये बताते हैं कि 1951 से लेकर 1990 के दौरान 2 करोड़ 16 लाख लोगों को इन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ा, और ऐसा केवल बांधों और नहरों के कारण हुआ। इसमें अगर खदानों के सिलसिले में हुए विस्थापन के शिकार 21 लाख लोगों को जोड़ दिया जाए तो यह समूची आबादी कनाडा की आबादी के बराबर हो जाएगी। तो ये परिस्थिति है दोस्तों। किसी को भी अपने घर से निकाला जाए, ज़बरदस्ती निकाला जाए, वो चाहे किसी भी जाति धर्म, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और अगर निकाला भी जाए तो उसे उसका पर्याप्त विकल्प दिया जाए कि वो दूसरी जगह रह सके। लेकिन अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि 80-85% केसों में वो विकल्प नहीं मिल पाता है। तो ये कहानी उन्हीं विस्थापितों की है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं और उससे जुड़ी क्या क्या घटनाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें जगह है, वो पहले बिहार में थी और आज झारखंड में है। उस जगह का नाम है गुमला। बिहार में थी उस समय, इस समय झारखंड में है। सेकुआ पानी जगह का नाम है उसके। यहाँ पे एक घटना का इन्होंने जिक्र किया है। दो घटनाएं, 2 रिपोर्ट्स हैं इसमें सेना का चांदबारी का क्षेत्र ही बनाते हैं, जो सेना निशाने का क्षेत्र होता है भारतीय सेना का। उसके अंतर्गत जंगलों को कब्जा किया जाता है, और सेना से जब गोला फटता है, जब तोप का, तो उस गोले से जो असुर जनजाति के लोग वहाँ पे रहते हैं, आदिवासी जनजाति है असुर, उसके लोग बहुत ही डर जाते हैं। स्वाभाविक है डरना, क्योंकि उनके अगल बगल में अगर तोप का गोला फट रहा है घर के अगल में, तो स्वाभाविक चीज़ है। वहाँ से क्या होता है कि उस गोले से थोड़ा सा तांबा निकलता है, और उस तांबे को बेच करके वो अपना काम चलाते हैं। उसके अलावा जंगलों पर निर्भर है। लेकिन बाद में सेना का स्थायी जगह बनाने की उसकी मांग होती है, और उससे जुड़े हुए समस्याएं भी सामने आती हैं कि इन आदिवासियों को इससे क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में है ये चैप्टर। इसमें 2 चैप्टर हैं। सेना के चांदमारी क्षेत्र में भाग 2। फिर जो तीसरा इसमें चैप्टर है वो है चिकापार कोरापुट। और चिकापार कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी वजह से जो है इस तरह की समस्याएं आती हैं। उसमें 3-4 बार अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। जैसे एक बार उन्होंने अपने घर को छोड़ा आदिवासियों ने कि आप खाली करिए अपना मकान, कहीं और जाइए, यहाँ पे कुछ काम होने वाला है। दूसरी बार जहाँ वो बसाए गए, फिर वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ हुई तो वहाँ भी घर उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर एक जगह जहाँ तीसरी बार वो गए वहाँ भी छोड़ना पड़ा। तो इस तरह की दुखद घटनाएं इसमें आपको मिलेंगी। एक कहानी इसमें मलकानगिरी उड़ीसा की भी है। मलकानगिरी की रिपोर्ट्स पहले भी जैसे मैंने बताया कि आपको है। इसमें मधुमक्खियों के लिए शहद पर प्रतिबंध। और इसमें क्या है, यहाँ पे लोग बांस का काम करते थे मलकानगिरी में। उनके घर पे लगभग सारी चीज़ें ही बांस की बनी हुई है, और उनके बांस काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उसके बारे में है ये। फिर इसका जो अंतिम चैप्टर है, 2 चैप्टर, वो मध्य प्रदेश के हैं, और ये हैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, पहले भी मैंने बताया जो। और झाबुआ में जलसिंधी जो जगह है वहाँ की लुअरिया जो है भिलाला जनजाति के लोग, उनके बारे में है ये चैप्टर। और इसमें एक अंतिम जो चैप्टर है इसमें वो बहुत ही खास चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है और खामोश पेड़ बोलते हैं। ये चैप्टर है मलकानगिरी का। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बांध बनाया गया है, और उस बांध की वजह से एक पूरी ज़मीन डूब गई है जंगल की। और उस ज़मीन पे जो जंगल उगे हुए थे वो सारे पेड़ जाहिर है कि सूख गए हैं, क्योंकि जब पानी फैल जाता है बांध के कारण, एक तरफ झील बन जाती है, तो उससे जो ज़मीन होती है, सॉइल होती है, उसमें सॉल्ट की या लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी कारण जो है वहाँ पे कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता।
तो यहाँ पे वो जा रहे हैं और ये बिल्कुल कटा हुआ इलाका है और इसमें जो सूखे सूखे पेड़ हैं वो दिख रहे हैं और उसके ऊपर पानी दिख रहा है और उसका बहुत ही इन्होंने भयावह वर्णन किया है। और विकास की क्या कीमत है, जो शहरों में विकास हो रहा है उसको समझाने की इन्होंने कोशिश की है पी साईनाथ साहब ने। तो नाव में बैठ के जाते हैं और वहाँ का ये वर्णन करते हैं। वहाँ पे लगभग 91 गांव आते हैं जो इसमें डूब गए, 91 विलेजेस। तो ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत और फ़ोटो भी इन्होंने बहुत अच्छी ली है। पी साईनाथ साहब बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। तो ये है जो है हमारा चैप्टर जो अब ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है वो है हाशिए पर टिकी ज़िंदगी, जिंदा रहने की गरीबों की रणनीति। और इंग्लिश जो बुक है इनकी उसमें ये चैप्टर है बियॉन्ड द मार्जिन, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज ऑफ द पुअर। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये जो चैप्टर है इसमें ग्रामीण भारत की बात हो रही है और मुख्यतः ग्रामीण भारत में उन लोगों की बात हो रही है जो या तो बहुत ही छोटे किसान हैं या फिर खेतीहर मजदूर हैं या फिर इसमें कुछ आदिवासी हैं। तो ये क्यों इन्होंने कहा है कि जिंदा रहने की रणनीति? दरअसल आज के 50-60 साल पहले जो आज का तथाकथित विकास जब शुरू हुआ उसके पहले ये लोग कैसे जिंदा रहते थे। इनके जिंदा रहने का कारण था कि ये पारिस्थितिकी के एक अंग थे, इकोलॉजी के, और उनकी ज़रूरतें जो थी वह स्थानीय जो जल जंगल ज़मीन थे उससे पूरी हो जाती थी। तो ये बेहद आराम से जिंदा रह लेते थे लोग। अभी क्या है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 200 से 240 दिन ये लोग खाली हो जाते हैं पूरे 365 में से। तो 200 में से 365 यानी कि 165 दिन ये लोग खेती में व्यस्त रहते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, जैसे जो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है वो बोने का जो समय होता है उसके बाद उसकी सोहाई होती है, उसमें जो छोटे छोटे खरपतवार इत्यादि लग जाते हैं या सिंचाई होता है, उसके बाद ये जो खेतीहर मजदूर होते हैं या छोटे किसान होते हैं ये खाली हो जाते हैं गाँव में। और खाली होने के बाद ये जिंदा कैसे रहते हैं? तो ये बहुत ही कठिन एक उनकी ज़िंदगी हो गई, क्योंकि आज का दिक्कत ये हो गया आज की कि उन्हें भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उन्हें भी जो आधुनिक चीज़ें हैं और आधुनिक साजो सामान है वो उसी कीमत पे मिलते हैं जो कि शहर के लोगों को मिलते हैं। और शहर में आय अधिक है, वहाँ पे आय बिल्कुल नहीं है, तो जिंदा रहना बेहद कठिन हो जाता है। तो ये जो कहानी है इसमें ये शुरू होती है और इसमें पी साईनाथ साहब कहते हैं कि उन 200 से 240 दिनों के दौरान लोग क्या करते हैं जब इनके इलाकों में खेती नहीं होती। वे लोग क्या करते हैं जिनके पास खेती करने का कोई जरिया ही नहीं है। विकास योजनाओं द्वारा उपेक्षित या सच कहें तो विध्वंसित लोगों के पास क्या विकल्प है? गरीबों के पास अपने जिंदा रहने की कौन सी रणनीति है? इनसे निपटने के लिए वे कौन से तरीके अख्तियार करते हैं? तो इसमें अलग अलग देश के जो हिस्से हैं उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से ये लोग जिंदा रहते हैं जब खेती नहीं कर रहे होते ये। और इसकी वजह से ही शहरों में जो आपको बेहद ही सस्ते मजदूर दिखते हैं, चाहे वो हमारे घरों में काम करने वाले हों या बाकी जो भी कठिन कार्य हैं शहर के, जो गांव के जो भूमिहीन मजदूर आते हैं शहरों में, उसका कारण बेसिकली यही है कि वहाँ पे जब खेती नहीं हो रही होती है तो वो लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं जो कि खेती से अलग हो। तो ये पहली कहानी है रामनाड़ की। रामनाड़ तमिलनाडु में है और यहाँ के खुद वो रहने वाले हैं पी साईनाथ साहब। यहाँ पे तौड़ी तैपर की कहानी है ये, मतलब ताड़ी उतारने वालों की। ताड़ी आप जानते हैं एक तरीके की शराब है, उसमें अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज होती हैं और देसी शराब है एक तरीके से। इससे गुड़ भी बनता है और इसका गुड़ काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो ये वहाँ की कहानी है और इसमें वो बताते हैं कि जो ये ताड़ी निकालने का काम है वो इस तरह का है कि बहुत ही खतरा है इसमें। 40 से 50 बार पेड़ पे चढ़ना पड़ता है उन लोगों को। और यह सौदा इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है कि यह उनके पक्ष में कभी हो ही नहीं सकता। तो ये कहानी पहली जो है वो तमिलनाडु की थी। और दूसरी जो कहानी है वो है गोड्डा बिहार की।
ये बहुत ही एक दर्दनाक कहानी है। और इसमें क्या होता है कि इसमें गोड्डा में एक जो कोयले की खान होती है उससे साइकिल पे लाद के मजदूर जो है हफ्ते में 3 बार लगभग 40 से 60 किलोमीटर दूर ले जाके उसे बेचते हैं। तो जो खान में छोटा छोटा कोयला बच जाता है जिसकी वजह से कि भी एयर क्वालिटी भी ख़राब होती है और वो कोयला बड़ी कंपनियां नहीं लेती हैं, तो उसे ये लोग लादते हैं और लाद के 40 से 60 किलोमीटर तक साइकिल को अपने थोड़ा सा ये चेंज करते हैं उस हिसाब से कि लादी जा सके उस पर, और उस पर पैदल लेके जाते हैं। और ये बात मानने वाली नहीं है, लेकिन ये कहानी गोड्डा बिहार की है और आप ये सर्च कर सकते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सही है। तो ये जो दूसरी कहानी है ये सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन जा पाते हैं वो लोग, क्योंकि बाकी दिन उन्हें आराम करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है ये। तीसरी जो कहानी है वो है सरगुजा की। सरगुजा इस समय छत्तीसगढ़ में है और उस समय मध्य प्रदेश में था। और ये कहानी है तेंदुपत्ते की, और इसे बेहद ही अच्छे तरीके से ये शुरू करते हैं चैप्टर पी साईनाथ साहब। इसमें वो कहते हैं कि वनस्पति शास्त्री इसे डायसापोसस मेलाना क्लिनोन कहते हैं, निर्माता इसे बीड़ी कहते हैं, व्यापारी इसे मुनाफा कहते हैं, राजनीतिज्ञों के लिए इसका नाम है सत्ता और गरीबों ने इसे नाम दिया है अस्तित्व। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वे इसे तेंदुपत्ता कहते हैं। यह ऐसी पत्ती है जो मध्य प्रदेश में सरकारें पलटने की हैसियत रखती है। तो ये सरकार गिर जाती है या सरकारें बन जाती हैं तेंदुपत्ती से। ये 1993 की कहानी है और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जब खेती नहीं कर रहे होते हैं आदिवासी तो इस पर निर्भर होते हैं। अगली जो कहानी है इस चैप्टर की वो है पलामू बिहार की रिपोर्ट है ये। और ये भी जो कहानी है वो ठीक वही है कि किस तरीके से ये लोग जिंदा रहते हैं और बाकी दिन जिस दिन की इन्हें खेतों में काम नहीं मिलता है। इसके अलावा अगली कहानी है उड़ीसा की। और उड़ीसा की जो कहानी है वो ये है कि उड़ीसा के ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो मोस्टली चले जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना उसके बगल में आंध्र प्रदेश ही है, उस समय तेलंगाना नहीं था जिस समय की ये किताब लिखी हुई है। तो वो लोग चले जाते हैं आंध्र प्रदेश में और वहाँ पे वो दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं, जो लोग खेतीहर मजदूर होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी और बदतर हो जाती है दरअसल शहर में जाके। लेकिन गांव में उनके पास विकल्प नहीं होता, अस्तित्व का कोई साधन नहीं होता, तो उन्हें ये जाना पड़ता है। और इसमें जो अंतिम कहानी है इस चैप्टर की पुडुकोट्टई तमिलनाडु की, ये घुमक्कड़ लोगों की कहानी है और ये इसमें भी बेहद ही तरीके से ये लोग कठिन तरीके से जिंदा रहते हैं। इसके अलावा इसमें गोड्डा की एक और स्टोरी है और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसमें जो अंतिम कहानी है वो है पुडुकोट्टई की। तो अब चलते हैं इसमें अगले चैप्टर पे। ये अगला चैप्टर है देनदार, लेनदार और कर्ज देने वालों का गिरोह, सूदखोरी, कर्ज और ग्रामीण भारत। ये दरअसल बहुत ही बड़ा विषय है और इस विषय को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही गहरे तरीके से कवर किया है पी साईनाथ साहब ने। जो ग्रामीण भारत है उसकी बहुत ज़्यादा विविधता है और उसकी स्थिति ऐसी है कि कई सारी जगहों पे जो भूमि का बंटवारा था वो बाद में आज़ादी के बाद ठीक किया गया, जैसे कि केरला या बंगाल जैसी जगहों पे। और बहुत सारी जगहों पे भूमि का बंटवारा नहीं किया गया, पुनर्भूमि बंटवारा नहीं किया गया। तो क्या हुआ उसमें कि कुछ लोग पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और वो बाद में भी रहीं, और कुछ लोग भूमिहीन हो गए या फिर बहुत कम ज़मीनें रहीं। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से भी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा और इस तरीके से लोगों के पास समस्याएं इस तरीके की उत्पन्न होने लगी। इसके अलावा जो हमारी आर्थिक और सामाजिक और राजनैतिक नीतियां थी उसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रामीण लोगों की जीवन शैली पे बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव भी पड़ गया। तो इसको लेकर के ये चैप्टर है और ये बहुत ही कम्प्लेक्स एक सब्जेक्ट है जो कि कर्ज को लेकर, पूरे जो ग्रामीण कर्ज है वो आज का जो उदारीकरण का दौर है और लिबरलाइजेशन का टाइम है, इसमें जो कर्ज की प्रक्रिया है EMI वाला जो सिस्टम है वो इससे बिल्कुल अलग है।
और ग्रामीण भारत में जो कर्ज की व्यवस्था है वो किसी भी बैंकिंग से नहीं जुड़ी हुई है, आज भी नहीं जुड़ी हुई है बाई एंड लार्ज। वो दरअसल सूदखोरी से जुड़ी हुई है, स्थानीय महाजनों से लोग कर्ज लेते हैं और वो एक बार उसमें फंसने के बाद फंसते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको वापस करने के लिए न तो उनके पास कोई पूंजी होती है, न उस तरीके से लगातार पैसा आने का कोई जरिया होता है। मुख्यतः वो खेती पर ही निर्भर होते हैं और एक खेती भी मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, और जलवायु परिवर्तन के इस समय दौर में तो और भी ज़्यादा समस्याएं हैं। लेकिन ये जो कहानी है ये आज के लगभग 30 साल पहले की है। तो इसमें आप कई सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से एक बार जो आदमी ट्रैप में पड़ जाता है कर्ज के, और ज़्यादातर ग्रामीण भारत के लोग जो छोटे मंझले स्तर के किसान हैं या फिर वो जो भूमिहीन मजदूर हैं वो कर्ज के शिकंजे में हैं, और उन्होंने अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा, अधिकतर हिस्सा उन्होंने महाजन से या सूदखोर से लिया हुआ है, और इसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी निर्धारित हो रही है। कर्ज उनके जीवन का एक तरीके से केंद्रीय तथ्य है, उसी के द्वारा उनकी ज़िंदगी निर्धारित होती है कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और किस तरह सामाजिक असमानता जो है, सोशल इनइक्वालिटी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें जो रिपोर्टिंग है जिन जगहों की, उन जगहों के बारे में मैं बता दूं आपको, वो है इसमें जो रिपोर्टिंग है जिन जगहों की, उसमें पहला है रामनाड, तमिलनाडु। और इस रिपोर्टिंग के पहले उन्होंने संक्षिप्त में समझाया भी है कि किस तरीके से महाजन का ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। थारागार का अत्याचार चैप्टर का नाम है। फिर अगर आप दूसरी रिपोर्टिंग की बात करें तो ये रामानाड तमिलनाडु की, ये दूसरी भी है। इसके बाद नवापड़ा उड़ीसा, फिर सरगुजा मध्य प्रदेश, रामानुजनगर, अभी ये छत्तीसगढ़ में ये जगह है, और फिर नवापड़ा। तो ये पूरा जो ग्रामीण भारत की जो कर्ज व्यवस्था है, वो लोग जैसे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब उनके खर्चे आते हैं तो जो शहरी भारत है वो बैंक से कर्ज लेता है या बाकी दूसरी संस्थाओं से लेता है, लेकिन ग्रामीण भारत किस तरीके से सूदखोरों पर निर्भर है। और क्यों निर्भर है? क्योंकि उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, अपने कोई अधिकार नहीं है जिसको कि वो गिरवी रख सकें किसी बैंक के पास। और उस समय तो खाते की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लोगों के बैंक में खाते नहीं थे। तो जब परंपरागत जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उससे आप हाथ धोते हैं और आप एक आधुनिक दौर में प्रवेश करते हैं, और आधुनिक चीज़ों का जो बंटवारा है, जो संसाधनों का बंटवारा है, वो समतापूर्ण नहीं होता है, तो फिर इस तरह की समस्या आती हैं। अब इसके बाद जो है वो चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अपराध लेकिन कोई दंड नहीं, निशाने पर गरीब। ये चैप्टर है, अक्सर हम सुनते हैं कि गांव में शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, इसके अलावा और भी जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी कमी है, लेकिन अक्सर हम एक चीज़ चूक जाते हैं, गांव में न्याय व्यवस्था की कमी। जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का जो आधुनिक जस्टिस सिस्टम है, वो गाँव में किस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल ही वो ढांचागत रूप से कमज़ोर है, वो बिल्कुल काम नहीं करता। उसका कारण ये है कि पंचायत जो परंपरा थी उसकी अपनी एक कमियां थी, लेकिन उसकी अच्छाई ये थी कि वो जल्दी न्याय दे देती थी, और दूसरी चीज़ की वो सामने जो है देखती थी, अपने जाके ऑब्जर्व करती थी और उसके आधार पर फैसला दे देती थी। तो पंचायतों में सुधार करने की बजाय परंपरागत जो पंचायती थी उनको एक तरीके से नकारा गया, जो आधुनिक न्याय व्यवस्था है, और उसकी जगह जो न्याय व्यवस्था हमने खड़ा किया वो इतनी अपर्याप्त है कि वो एक मजाक है न्याय के नाम पर। 20-20 साल, 25-25 साल लोग लग जाते हैं, और जो प्रोसीजर है वो एक तरीके से वही अपने आप में पनिशमेंट हो जाता है। तो ऐसे में जो ग्रामीण भारत है उसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि शहरों में तो फिर भी एक पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस का राज है और न्याय का शासन थोड़ा सा आप कह सकते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में ये व्यवस्था बिल्कुल टूटी हुई नज़र आती है। इसके अलावा आप इसमें ये भी देखेंगे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, वो दरअसल तीनों आपस में, तीनों का गठजोड़ हो जाता है ऊपरी स्तर पे, और उसके शिकार वो लोग होते हैं जो वंचित हैं। तो ये न्याय का जो ग्रामीण भारत में जो न्याय की व्यवस्था है वो किस तरीके से चरमराई हुई है, और आपको पढ़ के लगेगा नहीं कि ये अभी 30 साल पहले की कहानी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी सच्चाइयाँ आज की भी हैं।
तो इसमें जो जो चैप्टर्स हैं जहाँ की रिपोर्टिंग है वो है लातेहार पलामू बिहार की। इसमें भूदान आंदोलन से संबंधित जो गड़बड़ियाँ हैं और जिस तरीके की धांधली हुई है उसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट है। दूसरी है कालीपुर मध्य प्रदेश सरगुजा में पड़ता है, इस समय ये छत्तीसगढ़ में है। इसमें सुभाषो नाम की जो है वो एक आदिवासी महिला की कहानी है जिसमें कि उसका घर नीलाम कर दिया जाता है और उसको जो है क्यों नीलाम किया जाता है, क्योंकि वो बैंक से कर्ज ली होती है और दरअसल बैंक वाले की उसमें गलती होती है और घर इसका नीलाम हो जाता है। तो ये पूरी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट है काचन, ये बिहार की कहानी है और ये अब मुझे लगता है कि झारखंड में जगह है अभी। इसके अलावा अगली भी जो रिपोर्ट है वो पलामू बिहार बालूमठ जगह से है। अगली जो रिपोर्ट है मलकानगिरी उड़ीसा, बधुआ मजदूरी में फंसे बोंडा आदिवासी जो हैं उनके बारे में है। और इसमें आपको बोंडा के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें अब बताया जाता है कि किस तरीके से बोंडा लोगों ने झूठ बोलना सीख लिया, हमारे शहरी लोग या हमारी जो इस समय की जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी एक तरीके से जो कही जाती है उससे जोड़ के। पहले वो लोग इस तरह की काम नहीं करते थे, चोरी डकैती या फिर झूठ बोलना, लेकिन अभी उन लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं और किस तरीके से जो है उनके साथ अन्याय हुआ है। इसके अलावा गोड्डा बिहार की ये एक स्टोरी है इसमें, और अंतिम जो स्टोरी है वो ललमटिया, ये भी बिहार की है। तो ये जो चैप्टर था न्याय का ये यहाँ पे ख़त्म होता है और ग्रामीण भारत में न्याय व्यवस्था किस तरह से काम करती है उस पर ये बहुत बढ़िया इन्होंने रिपोर्टिंग किया है। अगला जो चैप्टर है वो ग्रामीण भारत के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू से हमें रूबरू कराता है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य या न्याय की कमी या पुलिस वगैरह की कमी या ढांचागत सुविधाओं की कमी, इन चीज़ों की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम अक्सर छोड़ देते हैं और वो है मनोरंजन। ग्रामीण भारत में स्वस्थ मनोरंजन की बहुत कमी है और पहले भी रही है और ये दिन प्रतिदिन और ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि गांव जब शहर बनने की कोशिश करते हैं तो वो शहर तो नहीं बन पाते और वो गांव भी नहीं रह जाते हैं, वो बीच में कहीं लटक जाते हैं। तो वहाँ पे स्वस्थ मनोरंजन जो हेल्दी इंटरटेनमेंट है उसकी बेहद कमी है। तो इसमें इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डाला है। इसमें चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र के कुछ चरित्र, और उन चरित्रों से ये मिलते हैं पी साईनाथ साहब और वो बताते हैं कि कितने इंटरेस्टिंग चरित्र हैं। जैसे कि एक चरित्र इसमें इन्होंने बताया है कि तानाशाह शराब निर्माता, कवि और कलाकार। तो ये जो मनातू एक पलामू में जगह है, मनातू, वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसके बारे में इन्होंने पूरी रिपोर्ट की है और वो पहले जो है सूदखोर होता है, जमींदार होता है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर पूरा उसके जो चरित्र और एक तरीके से व्यक्तित्व का वर्णन इन्होंने किया है इंटरेस्टिंग तरीके से। इसके अलावा आपको गोड्डा बिहार में एक चरित्र आपको देखने को मिलेगा इसमें। फिर रामनाथ तमिलनाडु में शराब बनाने की भट्टी में एक दिन, इसमें भी दो मजदूर आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलेंगे और उनकी बातचीत बहुत ही रुचिकर लगेगी। फिर एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मलकानगिरी में मुर्गों का खेल। यहाँ पे मुर्गे लड़ाए जाते थे मलकानगिरी उड़ीसा में उस टाइम पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है किस तरीके से मुर्गों के पैर में ब्लेड बांध दी जाती थी और किस तरीके से लोग रात में शाम को मुर्गे लड़ाते थे, फिर उससे जो पैसा मिलता था उससे शराब वगैरह पी लेते थे, और किस तरीके से ये परंपरा बदल रही है आज के हिसाब से। उसमें जुआ भी ऐड हो गया है और किस तरीके से वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर झाबुआ मध्य प्रदेश का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये ईमानदार चौकीदार वालिया, एक चौकीदार की कहानी है इसमें। फिर एक लेखक की कहानी है, ये है कामराजार तमिलनाडु, कामराजार के एक लेखक की कहानी है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे चरित्र दिए हुए हैं जो कि आपको ग्रामीण भारत में बहुत इंटरेस्टिंग चरित्र देखने को ये मिलेंगे इसमें। और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है इस तरीके से।
तो इसमें अगला जो चैप्टर है इस बुक का वो है तीसरी फसल, जिसके बारे में कि ये जो बुक है जिसका नाम रखा उन्होंने हिंदी वर्जन का, और ये नाम किस लिए रखा मैंने पहले बताया है, आप सुन सकते हैं वो। तो ये जो चैप्टर है वो है पानी की जो समस्या है, सूखे की विशेष तौर पर जो समस्या है और सिंचाई की, उसके बारे में कि ये समस्या मैन मेड है या फिर नेचुरल है, यानी कि कृत्रिम है या फिर मानव निर्मित है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं जो कि बहुत ही यूजफुल आंकड़े हैं, हालांकि ये थोड़े वक्त के साथ पुराने हो गए हैं। और ये जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है उड़ीसा से, पहली रिपोर्ट। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह उड़ीसा में एक लड़की की बिक्री हुई। लड़की की बिक्री कैसे हुई कि एक महिला है, उसकी बहुत छोटी बेटी है, और वो गरीबी और पूरी प्रक्रियात्मक जो समस्याएं हैं, वो एक घटना की तरह नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया है, उसके कारण वो अपने बेटी को बेच देती है। और बेचने के बाद जो है बहुत मीडिया में खबर जाती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट एक तरीके से बन जाता है, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। ज़्यादातर लोग उसे घटना की तरह ही देखते हैं। और इसमें वो कहते हैं पी साईनाथ साहब एक जगह कि ज़्यादातर मौक़ों पर अखबारों ने सूखा और अकाल को महज एक घटना के रूप में देखा है, और यह धारणा कि प्रक्रियाएं नहीं बल्कि घटनाएं खबरों को जन्म देती है हमारी समझदारी को भ्रमित करती हैं। गरीबी के बारे में जो सर्वोत्तम रिपोर्टें हैं उसमें से कुछ ने घटनाओं को नाटकीय रूप देने की कोशिश की है। असली नाटक तो उस प्रक्रिया में है, उन कारणों में है। तो दरअसल ये वही बात कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया देखने में प्रेस और उस टाइम की मीडिया पूरी तरह से असफल रहती है। उस प्रोसेस को नहीं देख पाती जिस कारण से वो महिला इस स्थिति में पहुंची। वो समझती है कि महज एक घटना है, और उस घटना को फिर इवेंट मैनेजमेंट में एक तरीके से बदला जाता है और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हो जाता है, और पूरी प्रक्रिया जो है उसकी समझ विकसित नहीं हो पाती लोगों में, और उसके चलते जो मूल समस्या है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ये जो कहानी थी, मैंने बताया कि रिपोर्ट जो है ये उड़ीसा की थी। फिर इसके बाद रामानाड में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रामानाड तमिलनाडु में है, वहाँ पे डिगिंग वगैरह की दिक्कत है, और यहाँ पे भी वो ये वही पानी की जो समस्या है उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इसके बाद यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो भी तमिलनाडु की है। पुडुकोट्टई कोई जगह है तमिलनाडु में, वहाँ की रिपोर्ट है ये। फिर सरगुजा मध्य प्रदेश। तो ये जो एक पूरा चैप्टर है वो दरअसल वो इसी बारे में है कि किस तरीके से जो पानी की समस्या है वो समस्या मैनमेड है ज़्यादातर, न कि नेचुरल है। वो डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है, जल के बंटवारे से जुड़ी हुई है। जल का बंटवारा यदि समुचित तरीके से किया जाए और फसलों का नियोजन अगर अच्छे से किया जाए, क्योंकि हुआ क्या है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके बाद उन जगहों पर भी चावल की बुआई शुरू हुई जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, उन जगहों पर गन्ने की बुआई शुरू हुई। तो ऐसी जगहों पर इस तरीके की दिक्कतें आई क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जबकि ये जो चावल या गन्ना, ये बाकी जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होती हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। जो मोटे अनाज हैं वो कहीं ज़्यादा हेल्दी है, हमारे जो पारंपरिक अनाज है। तो दूसरी चीज़, जो डैम वगैरह बनाए गए शुरुआत में, उसकी वजह से उसके बाद क्या है कि जो वाटर का मैनेजमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी ठीक नहीं है। तो इसमें ये पूरी बात वो समझाने की कोशिश करते हैं। और ये भी इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो इसमें पहले के जो चैप्टर्स हैं, जो न्याय है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक के ठीक होते दूसरी अपने आप ठीक होने लगती है, और एक के खराब होने से दूसरी भी अपने आप खराब होने लगती है। तो ये जो चैप्टर है वो इस तरीके से समाप्त होता है। फिर जो अगला चैप्टर है उसमें वो चैप्टर का नाम है खुद अपने हथियारों से, जब गरीब जवाबी हमला करता है। इसमें हमला का मतलब किसी तरीके का हिंसा या प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक अंत में विकल्प की बात करते हैं इस किताब के अंत में, कि किस तरीके से जो सबसे वंचित और गरीब लोग हैं उन्होंने एक सुंदर विकल्प देने का काम किया। कई जगहों का उन्होंने उदाहरण दिया, किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने जंगलों को फिर से जीवित किया, अपने मिट्टी को ठीक किया। ये तमिलनाडु का ही उदाहरण है, पत्थरों में तराशी गई सफलता।
और इसके अलावा जो है इसमें और भी जगहों के उदाहरण हैं जिसमें कि बहुत ही औरतों ने लड़ाई लड़ी अरग के खिलाफ, तमिलनाडु का ही उदाहरण है ये। नवापाड़ा का उदाहरण है उड़ीसा का। यहाँ पे बहुत ही एक विचित्र काम देखने को मिला कि एक ज़मीन जो कि आदिवासियों की पहले थी लेकिन उनके नाम का पट्टा नहीं था, तो उस वजह से सरकार ने कहा कि हमारी ज़मीन है और जंगल हमारा है। फिर उस पे से जंगल कट गए, समय के साथ जंगल समाप्त हो गए। फिर आदिवासियों ने वहाँ पे नए जंगल लगा दिए और वो बहुत बड़ा इलाका था। फिर जैसे ही जंगल लगे सरकार फिर से कहने लगी कि हमारा इलाका है और वहाँ पे मालिकाना हक को लेकर के विवाद पैदा हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको रिपोर्ट लगेगी, आखिर यह जंगल है किसका। नवापाड़ा उड़ीसा की कहानी है ये। इसके अलावा पुडुकोट्टई तमिलनाडु की एक और कहानी है और सरगुजा की भी कहानी है। तो इस तरीके से ये भी चैप्टर समाप्त होता है और अब हम आ गए हैं इसके लास्ट चैप्टर पे। और ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, स्पेशली अखबार वालों के लिए, टीवी वालों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए और डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो भी लोग काम करते हैं उनके समझ के लिए। इसका चैप्टर का नाम है गरीबी, विकास और प्रेस। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बहुत सारे लोग जो कि विकास के जो सबसे वंचित लोग हैं उनके जो हित की बातें करते हैं वो दरअसल उनके खिलाफ कई बार काम करने लगते हैं। इसके अलावा जो प्रेस है वो मुद्दे को समझ नहीं पाता है, क्योंकि मुख्यतः शहरी प्रेस है, वो शहर के लोग जाते हैं और वो जल्दी जल्दी में काम को निपटाना चाहते हैं। इसके अलावा एनजीओ पे भी इसमें बहुत ही एक आलोचनात्मक और समालोचनात्मक टिप्पणी की गई है। एनजीओ की जो भूमिका है उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से जो है एनजीओ कई बार अपने हित के लिए लोग काम करने लगते हैं, अपने फ़ायदे के लिए काम करने लगते हैं। इसमें एक लाइन मुझे रुचिकर लगी, भारत की विकास प्रक्रिया में एक जबरदस्त अनजनतांत्रिक प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअली अनजनतांत्रिक है, मतलब जो सबसे वंचित लोग हैं उन तक उसकी जो फ़ायदे हैं विकास के वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात इन्होंने कही है कि जन समुदाय के यथार्थ से जन समुदाय के मीडिया का संबंध विच्छेद तेजी से बढ़ता जा रहा है और यह बद से बदतर हालत में पहुंच रहा है। तो यह 30 साल पहले की बात कह रहे हैं वो कि जन समुदाय का जो हित है और उसकी जो मीडिया है उसके बीच में एक तरीके से बहुत बड़ा गैप है और उस गैप वो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आज आप देखेंगे कि यह स्थिति किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर हुई है या ख़राब हुई है, ये आप खुद देख के निर्णय ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से चैप्टर समाप्त होता है और ये बहुत ही बेहतरीन किताब है ग्रामीण भारत के ऊपर। एक तरीके से ये क्लासिकल दस्तावेज है और अपने समय का ये एकदम सशक्त दस्तावेज है। तो ये किताब आपको कैसी लगी, ये रिव्यू कैसा लगा, इसके अलावा इस किताब के बारे में कुछ और भी आप नया जानते हो तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। और दूसरी कोई किताब हो जो पर्यावरण या ग्रामीण भारत के लोगों से जुड़ी हुई हो या इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़ी हुई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।